उपस्थित अधिकारीगण, आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज एक विषय पर मैं बोलने वाला हूँ। विषय है देश के समक्ष वर्तमान आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियाँ, उनका समाधान एवं संघ कार्य की प्रासंगिकता। संघ का कार्य तो परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। व्यक्ति निर्माण का कार्य, संगठन का कार्य, समाज जागरण का कार्य तो हर परिस्थिति में आवश्यक है और वह संघ करता है। लेकिन कई बार आप चाहें न चाहें, अचानक प्राकृतिक या मानव निर्मित समस्याएं आ जाती हैं जिनसे सबको जूझना पड़ता है। इस समय पूरे विश्व को जिसने परेशान कर रखा है वह कोरोना की महामारी है। मीडिया का कहना है कि चीन ने जानबूझकर इसको फैलाया है। जो भी हो, आज तो पूरा विश्व सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्यगत परेशानियों से गुजर रहा है। लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है, हम सब भी उसमें परेशान हैं ही। ऐसे ही समय अमेरिका में हुई एक अन्य घटना जिसने अमेरिका को हिला करके रख दिया। अमेरिका में बसे एक काले व्यक्ति को वहाँ की पुलिस की दरिंदगी कह लें, ज़बरदस्ती कह लें, उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। पूरा अमेरिका इसके खिलाफ आंदोलन में सड़कों पर उतर आया। और नारे क्या थे? नारे थे ब्लैक लाइव्स मैटर। इन नारों के साथ, तख्तियों के साथ सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। हिंसात्मक एक प्रकार से तोड़ फोड़, आगजनी सब कुछ किया। अब ये तो अमेरिका की घटना हुई, लेकिन भारत में भी कुछ भारत को शांत, सुव्यवस्थित नहीं चलने देना चाहते या उसको देखना नहीं चाहते, ऐसे अशांति प्रिय लोगों ने भी यहाँ पर भी आंदोलन भड़काने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो उसमें सफल नहीं हो पाए। विश्व में कहीं भी कोई घटना घटती है तो आज उसका असर सभी देशों पर थोड़ा बहुत पड़ता ही है। हम उससे अलग थलग नहीं रह सकते। अपना देश भारत आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से पाकिस्तान अलग अलग प्रकार से भारत को परेशान कर रहा है और इसलिए भारत को संघर्ष करना पड़ रहा है। कश्मीर पर स्वतंत्र होने के कुछ ही दिन बाद कबायलियों ने आक्रमण कर दिया था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, हम सबको मालूम है। बाद में 1971 में फिर से पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश उसमें स्वतंत्र हुआ। और पिछले 20 वर्ष पहले 99 में कारगिल में युद्ध हुआ। भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को भी मालूम है कि वह कभी भारत से जीत नहीं सकता
और इसलिए पिछले 30 साल से आतंकवाद की घटनाएं, एक प्रकार से कहें तो ये छद्म युद्ध ही है, क्योंकि हजारों की संख्या में भारत के नागरिक भी, सैनिक भी इस आतंकवादी घटनाओं के कारण से उनको शहीद होना पड़ा, मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। तो एक प्रकार से पाकिस्तान ये सीधे सीधे युद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं है, कई बार मुंह की खा चुका है, और इसलिए वो छुपे रूप में, लेकिन इन आतंकवादी घटनाओं से भारत को लगातार परेशान करने की कोशिश पिछले 30 साल से वो कर रहा है, ये हम सबको मालूम है। और दुनिया की कितने ही खतरनाक आतंकवादी संगठन, ISI, अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा आदि जिनका नाम हम सुनते हैं, वे सब इन आतंकवादी घटनाओं को करने की दृष्टि से पाकिस्तान को मदद करते हैं। पाकिस्तान में इनके ट्रेनिंग कैंप हैं, इन आतंकवादियों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। लॉन्चिंग पैड हैं जहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से फिर उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भारत के अंदर कैसे घुसना है, इसकी सब प्लानिंग वो करते हैं। पाकिस्तानी जो सेना है, वो पाकिस्तानी सेना भी इनकी मदद करती है। जब वे घुसपैठ करते हैं तो एक प्रकार से फायरिंग की कवरेज इनको दी जाती है, जिससे कि भारत की सेना उधर फंसी रहे और ये घुसपैठ कर जाएं। कुछ वर्षों पहले तक हमको ध्यान में होगा कि अनेक मंदिरों, बाज़ारों, बस स्टैंडों, बड़े होटलों में बम विस्फोट हुए थे, जिनमें हजारों निरपराध नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चे, पुरुष ये मारे गए थे। और अभी भी जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादी संगठनों की काली करतूत ये समय समय पर हम लोग को सुनने को मिलती ही रहती है। वो घुसपैठ करके और जो निरपराध नागरिक हैं, जो उनको मिल जाते हैं उनको मारते हैं, उनको तो दहशत फैलाना है। लेकिन इधर केंद्र सरकार की जो आक्रामक नीति उन्होंने लागू की, उसके कारण से अब बड़ी मात्रा में इन आतंकवादियों का कश्मीर में घाटी में सफाया हुआ है। और अब इस प्रकार की जो वारदातें हैं उनमें बड़ी मात्रा में कमी आई है। इधर बांग्लादेश और नेपाल से भी इन आतंकवादियों को घुसाने का प्रयत्न ये आतंकवादी जो संगठन हैं वो करते रहते हैं। कई बार वो गिरफ्तार होते हैं, ये हम सबको ध्यान में आता होगा। इसी प्रकार एक दूसरा उत्तर में एक देश चीन है, जो कि अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए सभी तरफ छोटे बड़े देशों को परेशान किए रहता है, भारत में भी। और पिछले कई महीनों से उसने और घुसपैठ करने की कोशिश की है उत्तर की सीमा पर, लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल तक किसी न किसी गतिविधि के कारण से वो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। शायद उसको लगता है कि 1962 का भारत है क्या, और इसलिए अनेक प्रकार का वो अपनी जो उनकी
एक सेना है उसके द्वारा ये करता है। लेकिन पिछले दिनों हम सबको मालूम है कि भारत की सेना ने उनको सभी जगह मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब उनको समझ में आ गया है कि भारत वह हमको ठीक ढंग से जवाब दे सकता है और वो दे रहा है। इसी प्रकार से चीन जो ये आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को अपने हथियार उनको सप्लाई करता है। बीच बीच में जब ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो उनके पास से जो हथियार बरामद होते हैं वो सब चीन निर्मित होते हैं। और दूसरा और भी कि जो अनेक नक्सल गतिविधियों में जो नक्सली लगे हुए हैं उनके पास से भी ये चीन निर्मित हथियार मिलते हैं। तो भारत को अस्थिर करने के लिए यहाँ पर जो दहशत फैला सकते हैं ऐसे आतंकवादियों को वो सहायता करता है। भारत के पड़ोस में जो अन्य देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इनको योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक मदद चीन देता है जिससे कि वे उसके पक्ष में हो जाएं, चीन के पक्ष में हो जाएं और भारत को घेरने का प्रयत्न यह भी चीन अपने कूटनीतिक दृष्टि से करने का प्रयत्न करता है। कई प्रकार के साइबर आक्रमण वह भी बीच बीच में हमारे ध्यान में आते होंगे। भारत जो विभिन्न मत, पंथ, भाषा, अनेक विविधताओं का जो देश है, जो हजारों वर्षों से एकात्म है, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा अक्षुण्ण है। उस सांस्कृतिक परंपरा के ताने बाने को तोड़ने के लिए विश्व के कई ऐसे देश जो विभिन्न माध्यमों से प्रयत्न करते हैं। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, तो उनके कई प्रकार के ऐप्स, पबजी है, टिकटॉक है, किस प्रकार के और उसमें सब चीज़ें आती हैं, नई पीढ़ी को उसी में उलझा करके और उनको दिग्भ्रमित करने का काम। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इसी योजना से वो चलाते हैं। इसी प्रकार से अनेक टीवी सीरियल वो भी चलाते हैं और कहीं न कहीं वो उसी उनकी विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, वो भी इन टीवी सीरियल्स में अनेक प्रकार के भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके और उसको दिखाना, जिससे कि भारत की जो परिवार व्यवस्था है उस परिवार व्यवस्था को भंग किया जा सके। ये बात ठीक है कि अभी कुछ दिन पहले भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसे बहुत सारे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी भी अनेक प्रकार के इस प्रकार का प्रयत्न अन्य और भी देश वो भारत में किसी न किसी माध्यम से करते रहते हैं, ये हम सबको मालूम है। आर्थिक दृष्टि से भारत का जो घरेलू मार्केट है, ये विश्व की आर्थिक जो शक्तियां हैं, बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, उनका हमेशा से टारगेट रहा है। एक बड़ा घरेलू मार्केट है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, उसके हिसाब से ये जितनी बड़ी
आकर्षित करने की दृष्टि से अनेक प्रकार के और प्रयत्न करती हैं। अपने यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, खिलौना मार्केट है, जो अपने यहाँ धार्मिक उत्सव होते हैं, उन धार्मिक उत्सवों पर मूर्तियाँ हैं। अब मूर्तियाँ कहाँ से आ रही? बाहर से आ रही हैं, चीन से आ रही थी। उत्सव यहाँ है, भारत का उत्सव है, लेकिन गणेश जी की और लक्ष्मी की मूर्तियाँ विदेश में बन रही हैं। क्यों? यहाँ का मार्केट वो पकड़ना चाहते हैं, यहाँ से कमाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का वो बड़ा सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, कैसे यहाँ के समाज को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। आज मोबाइल का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, एक एक व्यक्ति 2-2 3-3 रखता है, छोटे बड़े सब रखते हैं। अब ये मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट, इस पर चाइना का पूरा कब्जा था। तो ये जो अनेक प्रकार के जो भारत के अंदरूनी भारत की आवश्यकता के आधार पर जो चीज़ें चलती हैं, ऐसे मार्केट को कैसे कब्जा करें, इसके कारण से भारत का जो नौजवान है, भारत का जो की अर्थव्यवस्था है, वो प्रभावित होती है। आजकल मोबाइल पर अनेक प्रकार के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कितने ऐप्स आते हैं। अब ये लगता तो है कि ये मुफ्त में है, लेकिन अनेक प्रकार के विज्ञापन, अनेक प्रकार की चीज़ें, इनके द्वारा वो भारत को प्रभावित करते हैं। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। इससे न केवल हजारों करोड़ ये कमाते हैं, बल्कि इसके जरिए से भारत की जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसको भी एकत्रित करते हैं, और जिसका ये कंपनियां भारत के खिलाफ उपयोग करते हैं। जो डाटा है, वो डाटा, उसका उपयोग आज अनेक प्रकार से ये करते हैं। वो ये सब कंपनियां वो डाटा हमारे इकट्ठे करते हैं। हमको लगता है कि ये मुफ्त में है। किसी भी समाज के अंदर अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद रहते हैं, कंट्राडिक्शंस रहते हैं। हर समाज के अंदर रहते हैं, कुछ न कुछ आपस का विषय रहता है। और भारत तो विश्व का सबसे प्राचीन देश है, सबसे पुरानी सभ्यता है। स्वाभाविक रूप से भारत में भी ऐसे कुछ न कुछ अंतर्द्वंद हैं, जिनके कारण से कि अपना समाज जैसा समरस होना चाहिए, कई बार उतना नहीं हो पाता। प्रयत्न चल रहे हैं। अनेक महापुरुषों ने, सब अनेक प्रकार की संस्थाएं, वो लगातार ये प्रयत्न करती हैं, और हर समाज में इस प्रकार का ये प्रयत्न होता ही है, होना ही चाहिए। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं कि जो इन अंतर्द्वंद्वों का फ़ायदा उठा करके जो समाज के छोटे बड़े तबके रहते हैं, उनमें दरार पैदा करना चाहते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, उनमें विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। पिछले वर्ष हम सबको ध्यान में होगा कि केंद्र सरकार आरक्षण समाप्त करने वाली है। इस मुद्दे को लेकर के, और विशेष रूप से ये अभियान सोशल मीडिया पर चलाया, उसके कारण से, और स्थान स्थान पर आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, जबकि ये ऐसा कुछ था नहीं। आरक्षण समाप्त केंद्र सरकार करने वाली भी नहीं थी, लेकिन आज तो अनेक प्रकार से झूठ फैलाया जाता है। तो इस विषय को उन्होंने इस प्रकार से सोशल मीडिया पर और योजनाबद्ध ढंग से ऐसा फैलाया कि अन्य लोगों को पता ही नहीं लगा। और जब ये प्रदर्शन हुआ तो अनेक स्थानों पर
बड़ा प्रदर्शन हुआ, अनेक स्थान पर हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन कुछ इस प्रकार के भारत को कमज़ोर करने वाले तत्व हैं जो कि इस प्रकार की घटनाओं के कारण से समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अब जब इसका बाद में अध्ययन किया गया तो इनकी पोल खुली कि ये इस प्रकार से इन्होंने सब झूठ फैलाया है, इसलिए बाद में उसके आगे ये नहीं चला। लेकिन अचानक इस प्रकार से कुछ न कुछ घटनाएं करना और उसको बढ़ा चढ़ा करके और समाज को अस्थिर करना, ये इस प्रकार का ये करते हैं। अभी इसी प्रकार से पिछले दिनों हम सबको, कोरोना के पहले हम सबको ध्यान में होगा कि CAA, उसका जो विरोध और क्या प्रचारित किया गया कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है, इनकी नागरिकता समाप्त कर देगा। जबकि इसका उल्टा था कि जो बाहर से अन्य देशों से, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है या बांग्लादेश है, वहाँ धार्मिक दृष्टि से चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, ऐसे जो प्रताड़ित होते हैं उन मुस्लिम देशों में, तो वहाँ से प्रताड़ित होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे भाग करके भारतवर्ष आते हैं। इनको नागरिकता दी जाए, इस प्रकार का यह बिल का उद्देश्य था, इस प्रकार का यह बिल का मंतव्य है। लेकिन जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनकी नागरिकता इससे समाप्त होगी, ये ऐसा झूठ फैला करके दिल्ली में शाहीन बाग में कितने महीने तक धरना प्रदर्शन चलता रहा और बाद में उसका एक प्रकार से अंत कैसा हुआ? तो चूंकि वहाँ पर उस शाहीन बाग में कितने ही और भारत को तोड़ने के, भारत को कमज़ोर करने के, देश विरोधी ऐसे कितने भाषण हुए और बाद में कुछ लोगों ने योजना बनाई रही होगी, अभी उसकी जांच चल रही है, उससे पता लगेगा कि कैसा क्या हुआ। लेकिन भयंकर दंगे हुए और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे और इनका ये उद्देश्य रहा होगा कि इसी ऐसे ही समय में पूरा का पूरा विश्व का मीडिया वो भारत की ओर मुखातिब होगा और इसके कारण से अगर यहाँ दिल्ली में जो राजधानी है वहाँ दंगे होते हैं तो भारत की बड़ी बदनामी होगी। इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से कैसा समय चुना, तो उसका समय का भी चुनाव उसमें देखना चाहिए। ये सब, और वो भी झूठ के आधार पर, उसमें कहीं सच्चाई नहीं थी। तो ये जो अर्बन नक्सली और जिहादी तत्व, इन दोनों के गठजोड़ का ये उदाहरण है। इसी प्रकार ईसाई मिशनरियां भी भारत में मतांतरण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। पिछले दिनों पालघाट महाराष्ट्र में कार से गुजरात में एक संत का देहावसान हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 2 संत कार से जा रहे थे और पालघाट में वहाँ पर उनको और गाड़ी से उतार करके और पीट पीट करके दोनों संतों को और ड्राइवर को भी मार दिया। उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये इस प्रकार का, वहाँ पर भी जांच अभी चल रही है कैसा है, किस प्रकार का ईसाई मिशनरियों का, उसमें ऐसा कहते हैं कि उनका इस प्रकार का हाथ था। नक्सली, जिहादी और ईसाई मिशनरी, ये तीनों हैं, नक्सली, जिहादी और ईसाई मिशनरी, ये तीनों भारत विरोधी शक्तियां हैं। ये भारत के बाहर तो वो आपस में लड़ती हैं,
जो जिहादी हैं और ईसाई हैं वो बाहर के बाहर वहाँ लड़ते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये तीनों भारत को कमज़ोर करने वाली ये जो तीनों इस प्रकार की शक्तियां हैं, ये आपस में मिल कर के हिंदू के खिलाफ, भारत के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। और जनगणना जब होती है, 10 वर्ष पर होती है, तो जनगणना में ये जो नक्सली हैं, ये जो ईसाई हैं, ये प्रयत्न करते हैं कि जो समाज है वह समाज किस प्रकार से अपनी पहचान उसमें लिखाए। और इसलिए हिंदू धर्म की जगह वो जो अन्य और मत हैं, पंथ हैं, वो लिखाएं, हिंदू ना लिखाएं। इसलिए उनको कई बार कहते हैं कि तुम गोंड हो, गोंड लिखाओ, ओरांव या सरना, ऐसी कई जो जनजातियां हैं, जबकि ये सब प्रकृति पूजक हैं। परंपरा से ये समाज, ये धार्मिक समाज रहा है, हिंदू समाज रहा है, और हिंदू समाज ये भी प्रकृति पूजक है। आंवला की पूजा करते हैं, सनातन धर्म के लोग पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, तो प्रकृति पूजक है। नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, तो ये प्रकृति पूजक अपना समाज रहा ही है, ये सनातन धर्म। उसी प्रकार से जो जनजाति समाज है, ये भी सनातन धर्मी समाज है, ये भी प्रकृति पूजक है। सब प्रकार से वे यहाँ के इस दर्शन को मानते हैं, लेकिन उनको अन्य धर्म लिखने के लिए कि ये बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। और अन्य धर्म अगर लिखते हैं वो, तो फिर धीरे धीरे हिंदू समाज से उनको काटना, हिंदू धर्म से उनको काटना। अन्य धर्म कालम में जब आता है तो अगले 10-12 साल, 15 साल बाद उस अन्य से, गोंड हैं, सरना है, उरांव हैं, वहाँ से अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये जो अन्य का आंकड़ा कम हो जाता है, ईसाइयों का आंकड़ा अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो इनका मतांतरण करके ईसाई बना लेते हैं। तो एक प्रकार से क्रम उसका है, पहले इनको डी हिंदुआइजेशन करो, पहले इनको अहिंदूकरण करो, हिंदू से इनको काटो, अलग करो। जब हिंदू से काट देंगे तो फिर आसानी से इनको ईसाई बनाने में उनको सुविधा हो जाती है। इसलिए अगर हम ऐसे आंकड़े, चाहे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के देखें, नागालैंड के, मिजोरम के, असम के, झारखंड के या छत्तीसगढ़ के आंकड़े अगर हम ये कई वर्षों के देखें, तो हिंदू से वे अब अन्य कालम में, और अन्य कालम से फिर वो ईसाइयों के कालम में उनकी इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है। तो ये एक षड्यंत्र है। इनको बाहर से भी एक बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के जो एनजीओ इन्होंने बना रखे हैं, उसमें पैसा मिलता है। और इसलिए सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो हिंदू समाज का कमज़ोर वर्ग है, उसको लोभ से, लालच से, भय के आधार पर उनको मतांतरण करना, ये इनका एक पैटर्न है। इस प्रकार से इस बदलते हैं, मतांतरण करते हैं। तो ये एक हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि किस प्रकार से ये डी हिंदुआइजेशन करके ये जो जनगणना होती है, उस जनगणना में इस प्रकार का इनका लगातार ये प्रयत्न चलता रहता है। आज जो अब नक्सली हैं, कई बार नक्सली ध्यान आता है कि जंगल में अंदर रहते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र है, या उधर उड़ीसा का जो अविकसित क्षेत्र है, सघन क्षेत्र है, जंगलों का क्षेत्र है, लेकिन आज अब उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। वहाँ तो हैं, लेकिन अब उन्होंने जो शहर के बड़े बड़े महानगरों के डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो महिलाओं के और डिग्री कॉलेज,
इनको उन्होंने एक प्रकार से जो शिक्षण संस्थान हैं, इन शिक्षण संस्थानों को अपना एक अड्डा बनाने का ये प्रयत्न प्रारंभ इनका हुआ है, जहाँ से ये अपने मुद्दों को चलाते हैं और नई पीढ़ी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं। उन जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, इनकी असलियत समझ में आती है, लेकिन तब तक तो वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो ये एक इनका इस प्रकार का जो कार्य है वह भी एक बड़ा धीरे धीरे उन्होंने अपना पैटर्न इस प्रकार का बदला है। आज कई बार ध्यान में आता है अनेक प्रांतों में जो जिहादी तत्व हैं वो लव जिहाद करते हैं। आजकल लैंड जिहाद भी है, ज़मीन को कैसे कब्जा करना। स्थान स्थान पर आप जाइए तो महत्वपूर्ण स्थानों पर कहीं मज़ार बनी हुई मिलेगी अनेक स्थानों पर, और उन्होंने इस प्रकार से कब्रिस्तान बनाया है, तो धीरे धीरे वो बढ़ाते जाते हैं। तो लैंड जिहाद इसको कहा कि ज़मीन को कब्जा करना। इसलिए ऐसे जो अनेक भारत के बाहर से भी और भारत के अंदर भी दोनों प्रकार से भारत को कमज़ोर करने के लिए प्रयत्न, षड्यंत्र इस प्रकार के चल रहे हैं, इसको जानना समझना आवश्यक है। इसके लिए, इसके समाधान के लिए समाज का जागरण आवश्यक है। जो चीज़ें चल रही हैं, कई बार समाज के लोग वो अपने तटस्थ रहता है, अपने रोजी रोटी में लगा है, अपने व्यवसाय में लगा है, घर से दुकान या अपना संस्थान और वहाँ से अपने घर, शेष समाज में क्या चल रहा है इसका उसको बहुत चिंता भी नहीं रहती, कुछ उसके ध्यान में भी नहीं आता है। तो समाज में ये जागरूकता लाना कि केवल मैं और मेरा परिवार से काम नहीं चलेगा, समाज में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम समाज के अंग हैं। इसलिए समाज सुरक्षित रखना है तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। जब समाज जागृत रहता है, जागरूक रहता है समाज, तो फिर ये षड्यंत्र सफल नहीं हो पाते। जैसे किसी घर में अगर घर के मालिक, घर के में रहने वाले लोग अगर सोए हुए हैं तो फिर चोर जो है बाहर से आसानी से चोरी कर लेता है। लेकिन अगर घर में जागरूक हैं लोग, तुरंत जागरण हो जाता है, तुरंत हल्ला हो जाता है, तो चोर फिर भागता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए उसका मन तो आधा रहता है। ये लोग भी इसी प्रकार के हैं जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें, इनमें बहुत ज़्यादा भीतर नैतिकता नहीं रहती है, दम नहीं रहता। समाज अगर एक बार खड़ा हो जाए तो फिर ये भागते हुए नजर आते हैं। केंद्र में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो उस समय पुराने लोगों को मालूम होगा, हमको भी अगर शायद हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि उस समय मंडल कमीशन ने कई चीज़ें उस समय पास की थी और फिर नौकरी का विषय चला था, नौकरी, पढ़ाई इत्यादि का विषय चला था। समाज में जातीय विद्वेष इस प्रकार से एक बड़ा ही खराब वातावरण बन गया था उस समय। अनेक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन ये सब हो रहे थे। एक जहरीला वातावरण बन गया था। जाति के एक दूसरे के अंदर जाति विद्वेष इस प्रकार से ये परंपरा शुरू हो गया था। और उसी समय ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन लगभग उसी समय शुरू हुआ और उस धीरे जोर पकड़ते हुए इस जन आंदोलन के कारण से जो इस प्रकार की जातीय विद्वेष की जो भावना थी वो समाप्त हो गई, वो बह गई। उस आंदोलन का जो इतना और प्रबल ज्वार था कि ये जो एक विद्वेष पैदा करने का प्रयत्न चल रहा था वो उसमें बह गया।
परस्पर एक दूसरे से मिल करके एक ही उद्देश्य था कि राम जन्मभूमि ये मुक्त होनी चाहिए, वहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसा जो आंदोलन चला, उसके कारण से समाज में एक सामाजिक सौहार्द भी स्थापित हुआ। परस्पर प्रेम स्नेह जिसकी आवश्यकता है, जिसके कारण से समाज मजबूत होता है, वो स्थापित हुआ। तो ये जो समाज है, उस समाज में इस प्रकार के प्रयत्न वो लगातार होने आवश्यक हैं। समाज को जागरूक, संस्कारित और संगठित करने के लिए राष्ट्रीय भाव का जागरण, ये एक अनिवार्य कार्य लगातार चलने की आवश्यकता रहती है। और इसलिए अनेक प्रकार के अपने देश में इस प्रकार के प्रयत्न चले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसी काम को लेकर के 1925 से कार्य कर रहा है, पूरे देश भर में एकात्म भाव पक्का करने के लिए। और इसलिए संपूर्ण देश भर में, चाहे शहर हो, चाहे कस्बे हों, चाहे गांव हों, सब जगह संघ की शाखाएं भारत माता की जय, भगवा ध्वज के सानिध्य में समक्ष उसके छत्र छाया में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति निर्माण के कार्य, संगठन का कार्य। और इसलिए ये जो संघ की शाखा, उससे जो एकात्म भाव है वह और पक्का होता जाता है। संघ की जो शाखा है वह एकात्म भाव जागरण का एक प्रकार से शक्तिपीठ है। और इसलिए इसके कारण से पूरे देश भर में जो अनेक प्रकार के षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों को सफल होने में वह चला नहीं हो सका। प्रयत्न किए अनेक लोगों ने, जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत और पंथ ये अलग अलग होने के बाद भी हम सब एक हैं। यह जो भाव है, वह भाव जैसे जैसे पक्का होता चला गया, वैसे वैसे हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की समस्याओं का भी अलग अलग स्थानों पर, प्रांत में उसका निदान भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने 1969 में उडुपी में धर्म संसद आयोजित किया था। उस धर्म संसद में सौभाग्य से परम पूज्य गुरु जी उसमें उपस्थित थे और वहाँ एक प्रस्ताव पारित किया गया छुआछूत के खिलाफ। और उसको वहाँ के संतों ने जो एक सुभाषित में कहा कि हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी सहोदर भाई हैं। हमारी माँ एक है, वो है भारत माता। और इसलिए हम सब एक हैं। जाति, वर्ग, भाषा इसके ऊपर उठ करके हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सब एक हैं। ये जो एक भाव है, उस भाव का वहाँ एक प्रकार से उद्घोष हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष में इस आधार पर पिछले 95 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा है। समय समय पर समाज जागरण के लिए तथा इन षड्यंत्रों को विफल करने के लिए विभिन्न संगठनों ने अनेकों प्रकार के आंदोलन भी और लगातार संगठन के माध्यम से समाज जागरण का भी कार्य किया। हम सबको मालूम है कि एक समय में विद्यार्थी परिषद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए, कि बांग्लादेश से लाखों की संख्या नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ पर रोजी रोटी की दृष्टि से और योजनाबद्ध भारत में जनसंख्या का असंतुलन बनाने की दृष्टि से, योजनाबद्ध ढंग से यहाँ पर उनके घुसपैठ का ये क्रम लगातार चलता था। उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन खड़ा किया और संपूर्ण समाज का बहुत ही अच्छा सब प्रकार से सहयोग मिला।
समाज ने स्वागत किया इस आंदोलन का, और उसके कारण से बड़ी मात्रा में इस पर जो घुसपैठ खुलेआम चलती थी उस पर रोक लगी, समाज भी जागरूक हुआ। तो ये जो देश में चल रहा है उसको समझ करके हमें समाज के लिए क्या करना है, समाज जागरूक रहेगा, समाज सक्रिय रहेगा, तो फिर हम उसका निदान कर सकते हैं।